So this unit is on AC circuits, and today we are going to discuss some introductory concepts of AC circuits. सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज alternating current and why do we need this type of voltages and currents. टिपिकल जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है एक AC वेवफॉर्म की दैट विल डिस्कस, और हम देखेंगे कि प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर और प्योर रेसिस्टेंस का क्या रिस्पॉन्स होता है जब हम उसको AC इनपुट देते हैं. Then we'll see the physical significance of what we call as root mean squared value, and if the time permits we'll discuss a bit about phasors. So अभी तक हमने पढ़ा है कि एक क्विकली जो हम एक अगर समराइज करें तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हम बनाते हैं उसमें जो मेन हमारा पर्पस होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ पावर. दैट इज अवर मेन पर्पस. जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हम सर्किट्स अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, या हमारे घरों में कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो जैसे कि मोबाइल फोन हो, उन सब में जो हम कर रहे हैं बेसिकली वी आर ट्रांसफरिंग पावर, राइट? सो दैट इज द पर्पस ऑफ हैविंग दीज सर्किट्स. सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएटली दिस इज इलेक्ट्रिक पावर. नाउ हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पावर इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. अगेन ये दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं. और हमने पढ़ा था कि ये जो करंट है दैट इज एक्चुअली एम्पावरिंग दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी जहां पर हम पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, राइट? सो द फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current. हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी. And this flow of charge takes place due to potential difference, right? So जो सबसे the thing which is at the heart of electric circuits is these two things. There are these two things, voltage and current. अगर आपको voltage और currents पता है तो you can calculate power and you can do whole lot of things with it, right? So वोल्टेज हम कहते हैं कि वोल्टेज इज द कॉज, और जो फ्लो ऑफ चार्ज है यानी कि करंट उसको हम कहते हैं कि दैट इज द इफेक्ट. फिर हमने पढ़ा था कि ये जो करंट होता है इसके दो फीचर्स होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक होता है उसका मैग्नीट्यूड जिसको हम एम्पियर्स में मेजर करते हैं. सो अगर मेरे पास ये कोई डिवाइस है और ये इसके टर्मिनल्स हैं ए और बी, and if I am saying that the current through this device is 15 amperes, so this information is an incomplete information, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये करंट जो है वो A से B की तरफ है या B से A की तरफ है, right? So current has two aspects to it, its magnitude and its direction. डायरेक्शन जो है वो हम साइन से शो करते हैं, राइट? प्लस या माइनस साइन से हम डायरेक्शन को शो करते हैं. तो अगर हम कह रहे हैं कि करंट ए से बी है और हम कह रहे हैं कि ये वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें, तो अगर करंट बी से ए की तरफ फ्लो होगा तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट अस से दिस करंट इज फ्रॉम बी टू ए एंड द मैग्नीट्यूड इज 5 एम्पियर्स. सो आई कैन से दैट द करंट इज -5 एम्पियर्स और ए टू बी ही हम उसको शो कर दें, तो दे कन्वे द सेम थिंग एक्चुअली, राइट? तो मैग्नीट्यूड को हम एम्पियर्स में शो कर रहे हैं, डायरेक्शन को हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से शो कर रहे हैं. इसीलिए किरचॉफ्स करंट लॉ में हम कहते हैं कि अलजेब्राइक सम ऑफ करंट्स इज 0, व्हिच मींस कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी हमें इंक्लूड करना है. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई डिवाइस है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है लेट अस से 100 वोल्ट्स, right? So this is the magnitude. So voltage has, again it has two aspects, the magnitude which is measured in volts
लेकिन फिर से ये एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। हमें यहाँ पर यह भी बताना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट्स है उसमें हायर पोटेंशियल टर्मिनल कौन सा है और लोअर पोटेंशियल टर्मिनल कौन सा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि विच वन ऑफ द टर्म दिस पॉइंट्स आर एट विच वन इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज नोन एज पोलैरिटी। तो यहाँ दो पोलैरिटीज पॉसिबल है। पहला है कि ए हायर पोटेंशियल पे हो विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर बी हायर पोटेंशियल पे हो विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। सो पोलैरिटी अगेन इट इज mentioned with the help of sign, either positive sign or negative sign। तो अगर हम कह रहे हैं कि जब A हायर पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू B, तो इस पोलैरिटी को अगर हम पॉजिटिव मान ले, तो अगर मैं लिख रहा हूं कि ये वोल्टेज जो है ये -50 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ऑल्दो मैं यहाँ पर ये प्लस माइनस शो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, यानी नाउ actually B is at higher potential with respect to B। So voltage and currents, they both of them can be negative also। करंट नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डायरेक्शन अब रिवर्स हो गई है, और वोल्टेज अगर नेगेटिव है इसका मतलब कि उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी अबाउट voltages and currents। Now based on this factor, so I said that current is described with the help of its magnitude and its direction। So डायरेक्शन के बेसिस पर हम करंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज एसी एंड डीसी, ठीक है। सो अगर करंट की डायरेक्शन डज नॉट चेंज पीरियोडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, सो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, और हमेशा ये ए से बी की तरफ ही है उस सर्किट में, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट चेंज, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है तो इस करंट को हम एक डीसी करंट कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे, राइट। अगर ये डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इट चेंजेस पीरियोडिकली इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि एक बार चेंज होगी फिर ना हो चेंज, इट चेंजेस पीरियोडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उस करंट को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। विच मीन्स कि कुछ देर के लिए अगर करंट ए से बी की तरफ है, तो कुछ देर बाद ये करंट बी से ए की तरफ हो जाएगा, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, राइट। सो पहले वो ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा था, फिर क्या होगा, वो बी से ए की तरफ फ्लो होगा, फिर थोड़ी देर बाद वापस ए से बी की तरफ फ्लो होने लग गया, फिर बी से ए, लाइक दिस इट इज पीरियोडिकली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इसलिए हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं। तो अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन करें, पीरियोडिक है, इसका मतलब हाफ ऑफ द टाइम उसकी डायरेक्शन ऐसी है, और जो बचा हुआ हाफ ऑफ द टाइम है उसमें उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो कॉज है वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। सो वोल्टेज, एज आई सेड, has two features, its magnitude, which is being measured in volts, and its polarity। Now based on the polarity of voltage, it can be classified into DC and AC। तो अब हम इसको क्लियरली हम वैसे ही डिफाइन कर लेंगे। So if the polarity does not change with respect to time, periodically हम बात कर रहे हैं, then this type of voltage is called DC voltage। ग्रामेटिकली तो ये टर्म इनकरेक्ट है, क्योंकि सी में यहाँ ऑलरेडी इट इज करंट, डायरेक्ट करंट, वोल्टेज डज नॉट मेक सेंस, लेकिन हम इसी तरह से इसको यूज करते हैं इस टर्म को, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई डिवाइस है, आइदर सोर्स और अ लोड, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो वो इस तरह का है कि ए इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ये पोलैरिटी कभी चेंज हो ही नहीं रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो वोल्टेज है ये एक डीसी वोल्टेज है, राइट? एंड इफ दिस पोलैरिटी चेंजेस periodically with respect to time, तब हम कहेंगे कि this voltage is AC voltage. So which it means that कि अगर हमारे पास ये एक डिवाइस है, either source or a load, तो कुछ देर के लिए A is at higher potential with respect to B, और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, B will be at higher potential with respect to A. right? So ये ट्रांजिशन हुआ, और फिर से दोबारा से ट्रांजिशन होगा आफ्टर सम टाइम, और बार बार यही ट्रांजिशंस रिपीट होंगे. सो दिस टाइप ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड एन एसी वोल्टेज. अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफाइन करूं, सो फॉर हाफ ऑफ द टाइम एक पोलैरिटी है, और जो बचा हुआ हाफ टाइम है वो दूसरी पोलैरिटी है, और ये बार बार चेंज इस तरह से होती रहेगी. ठीक है? सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ alternating current and alternating voltage, right? यहां तक कोई डाउट किसी को? हिमानी, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. सक्षम? Priyanshu, are you there? Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. ठीक है. So हम क्या करते हैं कि करंट और वोल्टेज they are actually changing their the current is changing its direction and voltage is changing its polarity, right? So to visualize it, we draw a graph which is called a waveform, right? Waveform क्या चीज होती है? It is the plot of voltage or current with respect to time. यानी कि हमने क्या किया, x एक्सिस पर टाइम ले लिया और y एक्सिस पर मैग्नीट्यूड ले लिया, either of the voltage or the current, right? So for example, I'm talking now about DC voltages and DC currents. Okay, so let us say I have a device and the current flowing through it is 2 amperes and it is always from A to B. तो मैं जिस भी टाइम पर उसकी वैल्यू देखूंगा मुझे हमेशा वो 2 एम्पियर्स ही दिखाई देगी. और मान लो हम A से B वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, तो वो एक इस तरह की लाइन होगी which is parallel to the x axis, right? So let us call this current as I. So this is the graph. तो ये क्या चीज है? ये जो मैंने बनाया है, this is the waveform of this current IT. ठीक है? तो ऐसे ग्राफ हम बार बार यूज करेंगे, या फिर ये टर्म हम बार बार यूज करेंगे, वेवफॉर्म. सो दिस यू शुड रिमेंबर. मान लो हमारे पास एक डिवाइस है जिसमें करंट है 5 एम्प्स और वो हमेशा B से A की तरफ है, और हमने पहले डिफाइन कर लिया था कि A से B वाले करंट को मैं पॉजिटिव लूंगा. लेट अस कॉल दिस करंट एज I1. तो अगर हम I1 का ग्राफ प्लॉट करें, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर्स है, लेकिन हमने कन्वेंशन बनाया कि A से B वाले करंट को हम पॉजिटिव लेंगे. इसका मतलब कि इस वाले करंट को हम नेगेटिव लेंगे. सो दिस इज -5, और इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह का बनेगा. अगेन इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, राइट? This graph can also be like this. Some other current, let us call it I2.
यहाँ पर देखो करंट की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ही है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। द वैल्यू ऑफ द करंट इज पॉजिटिव, इट मीन्स दैट इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बट द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, सो दिस करंट इज डीसी। अगर कोई करंट इस तरह का है तो ये फिर से डीसी ही है, बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड but it is not changing its direction. This current is also DC, right? हर point of time पे the value is negative. It does not go positive. इसका मतलब it is not changing its direction, although again the magnitude is changing. So ये सारे currents को हम DC current कह रहे हैं, लेकिन अगर वो इस तरह का है कि उसका ना तो magnitude change हो ना direction change, यानी ये फर्स्ट वेव फॉर्म और ये सेकंड वेव फॉर्म, इन दोनों को हम कहते हैं प्योर डीसी। डीसी हर वो करंट है जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन अगर वो इस तरह का है कि उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है, तब हम कहेंगे कि इट इज प्योर डीसी। ठीक है। सिमिलरली वी कैन डिफाइन प्योर डीसी वोल्टेज आल्सो, राइट? उसका भी ग्राफ वही रहेगा, बस यहां पर करंट की जगह वोल्टेज आ जाएगा, राइट? तो इसका फिर हम उसको कैसे कहेंगे कि हम कहेंगे कि the polarity is not changing with respect to time and the magnitude of the potential difference is also not changing with respect to time, so that type of DC is pure DC voltage. As far as AC is concerned, मान लो कि कोई एक डिवाइस है जिसके करंट को हम IT कह रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि A से B की तरफ करंट है 5 एम्पियर्स, फिर थोड़ी देर बाद वो रिवर्स हो जाता है और मैग्नीट्यूड लेकिन उसका चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स 5 एम्पियर्स। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो क्या बनाओगे? कुछ देर के लिए वो 5 एम्प्स है इस करंट IT, और कुछ देर के लिए वो -5 है, फिर से +5 है, फिर से -5 है। सो दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज नेगेटिव हैं। नेगेटिव वैल्यूज इंडिकेट कर रही है कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। अगर ये वोल्टेज होता तो वो इंडिकेट करती कि वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। ठीक है। So let us say some voltage is like this. तो यहां पर क्या हो रहा है? The potential difference is changing with respect to time. The polarity is also changing periodically. और ये जो चेंज है ये एक साइनसॉइडल फैशन में है, राइट? सो पॉजिटिव वैल्यूज मतलब A is at higher potential with respect to B. नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है कि polarity has reversed. Now B is at higher potential with respect to A. तो अगर इस तरह का वेवफॉर्म हो जहां पर वो साइनसॉइडल है, तो इसको हम कहते हैं प्योर AC। ये जो ऊपर मैंने वेवफॉर्म बनाया था, दिस इज अ स्क्वायर वेवफॉर्म। ये भी AC है, बट इट इज नॉट प्योर AC हमारी डेफिनेशन के हिसाब से। हम प्योर AC तभी कहते हैं कि जब वो साइनसॉइडल हो। प्योर DC हम तब कहते हैं जब इट इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट? सो और भी पॉसिबिलिटीज हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। ये वाली वेवफॉर्म भी एक ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म्स we actually visualize this change in magnitude as well as direction or polarity, right? यहां तक कोई डाउट किसी को? रिया, डू यू हैव एनी डाउट? ओजस? ओके, गुड। सो इस यूनिट में जब हम पढ़ रहे हैं, when I talk about AC circuits, we are actually talking about pure AC, यानी कि हमारे लिए जो वोल्टेज है और जो करंट है उसकी वेवफॉर्म इस तरह की है।
ठीक है. So this is the concept of alternating current and alternating voltage. Now the second question is why इस तरह की चीज की हमें जरूरत पड़ क्यों रही है. So हम थोड़ी देर बाद इस पर आएंगे. बिफोर दैट हम इसको ना मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम बार बार अब यूज करेंगे. ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एसी क्वांटिटीज. क्वांटिटीज से मेरा मतलब वोल्टेज और करंट दोनों से है. ठीक है. सो नाउ आई हैव दिस वेवफॉर्म which looks like this. With respect to time, ये इनका इसका जो पीक वैल्यू है वो सेम है. मतलब इस डायग्राम मैंने इतना एक्यूरेटली नहीं बनाया. द पीक वैल्यू इज सेम. ठीक है. तो यहां पर हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं. ये वाला जो पार्ट है यहां से स्टार्ट हुआ और ये यहां तक आया, जो मैंने इसको डार्क कर दिया है. यहां पर देखो यही वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. सो जो पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, दिस पार्ट, होल ऑफ दिस पार्ट, this part is known as a cycle. Cycle क्या चीज है? A set of all the positive and negative values. ये एक साइकिल बन रही है इसमें. ठीक है. जितनी पॉजिटिव वैल्यूज थी वो वाला पार्ट और जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो वाला पार्ट, इसका जो कंप्लीट सेट है उसको हम एक साइकिल कह रहे हैं. ठीक है. ये साइकिल को आप देखोगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक पार्ट है जिसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और एक पार्ट है जिसमें सारी वैल्यूज नेगेटिव है. तो ये साइकिल जो है ये दो हाफ साइकिल्स में डिवाइडेड है. जिस हाफ साइकिल में सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, यानी वो एक्स एक्सिस के ऊपर हमें दिख रहा है, उसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल. और जिस हाफ साइकिल में सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं, यानी कि वो एक्स एक्सिस के नीचे है सारी वैल्यूज, उसे हम कहते हैं नेगेटिव हाफ cycle. Right, so we have a positive half cycle and we have a negative half cycle. The complete set makes one cycle. ठीक है. इस साइकिल को, ये जो वेवफॉर्म मैंने बनाई है, इसको मैंने एक्स एक्सिस में टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड है. एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई करंट है. लेट अस कॉल इट अ करंट. दिस कुड हैव बीन अ वोल्टेज आल्सो. ये वोल्टेज भी हो सकता था, बट अभी के लिए मैं इसको एक करंट मान रहा हूं. ठीक है. सो ये डेफिनेशंस ऑफ कोर्स दे आर वैलिड फॉर वोल्टेज आल्सो. ये एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ये पूरा एक स्पैन है ऑफ टाइम जो एक साइकिल को खत्म होने में लग रहा है. ठीक है. एक साइकिल को खत्म होने में कितना टाइम लगता है, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड. The time that it takes for the completion of one cycle is called time period. It is represented with capital T and it is obviously measured in seconds. अब ये साइकिल जो मैंने इसको शो किया, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हमें हमेशा शो करें. साइकिल को हम ऐसे भी शो कर सकते थे. मैंने किसी दूसरे पॉइंट से चालू करके एग्जैक्टली उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पर मैं बंद कर सकता था. ये मैंने जो अभी एक और मैंने बोल्ड पार्ट जो बनाया है, इसी को आप बार बार जोड़ते जाओगे तो भी सेम वेवफॉर्म मिलेगी. बट मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको इस तरह से बनाया कि ये जीरो से स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म हो रही है. राइट. सो अगर ये टाइम पीरियड टी है, सो तो ये वाला टाइम पीरियड भी टी ही होगा. ठीक है.
So for the waveform, the time that it takes to complete one complete cycle is known as the time period. Number of cycles which are completed in 1 second, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम स्मॉल f से शो करते हैं. और उसका जो यूनिट होता है वो होता है साइकिल्स पर सेकेंड, और हम इसे कहते हैं हर्ट्ज, साइकिल्स पर सेकेंड. राइट. तो यहां से हमने देखा कि एक साइकिल खत्म होने में t सेकेंड्स लग रहे हैं, विच मीन्स दैट जो एक सेकेंड है उसमें 1/t साइकिल्स होंगी. राइट. सो दैट इज व्हाई वी से दैट frequency is equal to 1 by time period. Very important relationship. Frequency is equal to 1 by time period. Time period is measured in seconds and frequency is measured in hertz. Right? ये सारी चीजों को हम यूज करेंगे मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के लिए. आगे बढ़ते हैं. अभी हम उसके लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं. राइट. सो नाउ हमें एक चीज समझ में आ गई कि ये जो प्योर एसी है, इसमें जो वेवफॉर्म है, दिस वेवफॉर्म इज साइनसॉइडल. राइट. दिस वेवफॉर्म इज साइनसॉइडल. और हमने पढ़ा है कि जो साइनसॉइडल फंक्शन होता है वो होता है साइन ऑफ थीटा. थीटा क्या चीज है? थीटा इज एन एंगल. राइट. ये जो करंट का मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, यहां पर एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है? टाइम है. वाई एक्सिस पे क्या है? मैग्नीट्यूड है. शेप उसकी साइनसॉइडल है, यानी हमें एक रिलेशनशिप चाहिए होगा थीटा एंड टी, बिकॉज हियर इन ऑन एक्स एक्सिस यू हैव टाइम. बट अगर मुझे मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब करना है और मुझे साइनसॉइडल फंक्शन भी यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे थीटा और टाइम का एक रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं टाइम को यहां पर इनकॉर्पोरेट कर पाऊंगा, है ना. क्योंकि साइन ऑफ टाइम आपने डिफाइन कर सकते हो, साइन ऑफ एंगल ही डिफाइन कर सकते हो. तो मैंने क्या किया, इसके नीचे एक और वेवफॉर्म बना रहा हूं जो कि बिल्कुल यही वाली है, सेम. मैंने इसी सेम वेवफॉर्म को यहां ड्रॉ कर दिया. ठीक है. लेकिन इस बार एक्स एक्सिस में मैंने क्या ले लिया है? मैंने ले लिया है एंगल थीटा. राइट. सो देखो, अब हम इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाते हैं. जब टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने ड्रॉ किया तो एक साइकिल जो है वो ऐसे दिखी, मैंने उसको बोल्ड कर दिया. जब थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने सेम वेवफॉर्म को ड्रॉ किया तो वो ऐसे दिख रही है, मैंने उसको भी बोल्ड कर दिया. जब टाइम के रिस्पेक्ट में एक साइकिल कंप्लीट हुई थी तो उसको जो टाइम लगा था दैट वाज टी, कैपिटल टी. जब थीटा के रिस्पेक्ट में ये वेवफॉर्म कंप्लीट हुई है, एक साइकिल जो कंप्लीट हुई है, तो ये जो स्पैन है इन टर्म्स ऑफ एंगल, ये कितना होगा? एक साइकिल को कंप्लीट होने में अगर हम एंगल के टर्म्स में देखें, साइनसॉइडल फंक्शन है, तो वो एंगल कितना होगा? 180. हाँ, ये जो होगा 360 डिग्रीज है. ये हम उसको रेडियंस में लिख रहे हैं, दिस इज 2 पाई रेडियंस, है ना. एंगल के टर्म्स में जो साइन फंक्शन होता है, साइन ऑफ थीटा प्लस 360 डिग्रीज या 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू साइन. तो हम कहते हैं कि दिस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन. इसलिए हमने उसको कहा टाइम पीरियड, हमने उसको पीरियड नहीं कहा, बिकॉज पीरियड इज नॉर्मली अंडरस्टूड फॉर दिस एंगल. राइट.
सो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर हमें दिख रहा है कि दिस कैपिटल टी जो स्पैन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पैन 2 पाई विच इज इन टर्म्स ऑफ एंगल। और मुझे क्या करना था, मुझे एंगल और टाइम का कोई रिलेशनशिप निकालना था। ठीक है, सो इन दोनों का जो रेशियो है, यानी साइन फंक्शन का जो पीरियड है विद रिस्पेक्ट टू एंगल विच इज 2 पाई डिवाइडेड बाय उसी सेम साइन फंक्शन का पीरियड विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि कैपिटल टी, ये वाला जो रेशियो है इसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने क्यों कहा, क्योंकि 1/t वाली चीज आई है, राइट। एंगुलर क्यों कहा, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर में 2 पाई भी है, एंगल के टर्म्स में फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज 2 पाई बाई टी। सो ओमेगा का यूनिट क्या हो गया, ओमेगा का यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सो ओमेगा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म हियर जो हम यूज करेंगे। नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू फुल्ली डिस्क्राइब दिस फंक्शन। देखो अब यहां पर टाइम t है, ये हमारा वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म की कोई मैक्सिमम वैल्यू है im। साइनसॉइडल फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है, दिस इज प्लस एंड माइनस 1, राइट। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं im साइन ऑफ थीटा चाहिए हमें, हम उसको लिखते हैं ओमेगा टी। नाउ देखो अब यहां पर दिस इज अ फंक्शन ऑफ टी, दिस करंट, तो ये स्मॉल टी आ गया, लेकिन साइन के साथ ये जो ओवरऑल ये जो डोमेन है ओमेगा इंटू टी, ओमेगा का यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट है सेकेंड्स, राइट। सो दिस विल बी इन रेडियंस, ओमेगा टी इज एन एंगल एक्चुअली। So that is how we calculate we find out the relationship between theta and time t. So this theta is equal to omega into t, right? So omega हम याद कर लें, this is 2 pi by t, और उसका सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया है। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, सेम वेव फॉर्म को कंपेयर कर रहे हैं, उसका स्पैन देख रहे हैं, एक साइकिल का स्पैन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि कैपिटल टी, और उसी साइकिल का स्पैन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल यानी कि 2 पाई, right? So their ratio is called angular frequency. Angular frequency is the term which helps us to connect angle theta with the time t, right? और हमने इसका जो कोफिशिएंट लिया है वो हमने im क्यों लिया है, क्योंकि अदरवाइज वैसे इसका जो पीक वैल्यू है दैट इज 1, तो हमने im से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो नाउ दिस इज द पीक वैल्यू। ठीक है, तो इन जनरल ये साइनसॉइडल फंक्शन कैसा है, एफ टी इज इक्वल टू एफ एम। एफ एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइनसॉइडल फंक्शन साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज हाउ वी डिफाइन आइदर अ साइनसॉइडल वोल्टेज और अ साइनसॉइडल करंट, राइट। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अभी नहीं जा रही मैं, अभी नहीं जा रही मैं। सो दिस वाज द वेव फॉर्म जिसको अब मैं इसका मैं इसको वोल्टेज या करंट नहीं कह रहा हूं, मैं इसको एक फंक्शन कह दे रहा हूं। सो दिस वाज एफ एम साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। सो दिस वाज टाइम पीरियड टी and omega is 2 pi by t. ये वाली वेवफॉर्म जो मैंने ऊपर बनाई है, इस वेवफॉर्म में देखो क्या हो रहा है, एट टाइम t इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0, है ना, और इसका स्लोप पॉजिटिव है। इसकी जो पीक वैल्यू है दैट इज fm। ये वाला फंक्शन ऐसा भी तो हो सकता था, यहां पर भी पीक वैल्यू fm है, यहां पर भी जो टाइम पीरियड है वो t है, राइट। लेकिन ऊपर वाली साइनसॉइडल फंक्शन और नीचे वाला साइनसॉइडल फंक्शन में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ऊपर वाला फंक्शन जो है वो टाइम t इक्वल टू 0 पर 0 से स्टार्ट होता है, नीचे वाला जो फंक्शन है वो टाइम t इक्वल टू 0 पे 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो तो किसी पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है ये ज्यादा जनरलाइज्ड है, ये ज्यादा जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन है एक साइनसॉइडल फंक्शन का। तो यहां पर ये जो नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई ना, इसको हम कहते हैं फेज एंगल। दिस इज कॉल्ड द फेज एंगल। फेज एंगल हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि जिस पॉइंट से आपने वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करना चालू किया, किस पॉइंट से आप चालू करते हो, t इक्वल टू 0 हमारा रेफरेंस टाइम होता है। जिस टाइम पर आपने वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करना चालू किया, उस टाइम पर उसकी वैल्यू कितनी थी और उसका स्लोप कितना था, है ना, क्योंकि वैल्यू सेम हो सकती है। यहाँ पर तो सेम वैल्यू है, लेकिन फर्स्ट वाले पॉइंट में पॉजिटिव स्लोप है, सेकंड वाले पॉइंट में नेगेटिव स्लोप। तो हमें सिर्फ ये आइडिया मिलता है कि एट t इक्वल टू 0 वेवफॉर्म किस कंडीशन में थी। ठीक है, सो ये जो हमने डिफाइन किया था एफ एम साइन ओमेगा टी, अगर हम उसमें फेज एंगल को भी इनकॉर्पोरेट कर लें तो ये डेफिनेशन एक जनरल डेफिनेशन है साइनसॉइडल फंक्शन की। दिस इज एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक साइनसॉइडल फंक्शन जो होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है उसका शेप। तो ये जो साइन वाली टर्म है वो हमें बता रही है कि उसकी शेप क्या है, दैट शेप इज साइनसॉइडल। फिर साइनसॉइडल तो है लेकिन उसकी पीक वैल्यू 1 नहीं है, वो 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। सो ये वाला जो टर्म है एफ एम, ये हमें बताता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। उसके बाद ये जो साइन फंक्शन आप ड्रॉ कर रहे हो, इसका टाइम पीरियड कितना है या इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो चीज हमें डायरेक्टली नहीं पता चलती, वो हमें इनडायरेक्टली पता चलती है ओमेगा से। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी and it is equal to 2 pi by t and that is equal to 2 pi f, right। और फाइनली एट टाइम t इक्वल टू 0, यहाँ t इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये फंक्शन 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एम साइन फाइव, right। So this phi is important. This describes the position of the waveform, the value of the waveform at time t equal to 0. This is called the phase angle. तो एक साइनसॉइडल फंक्शन के चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी शेप है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और उसका फेज एंगल है। सो हमें ये वाला जो जनरल जो एक्सप्रेशन है एक साइनसॉइडल फंक्शन का वो हमें याद रख लेना है। एफ टी इज इक्वल टू एफ टी जो है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी आइदर वोल्टेज और करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप कोई भी वैल्यू देखना चाहो तो हमें क्या करना है, टाइम टी इक्वल टू वो वैल्यू रख देनी है और यू विल गेट दैट वैल्यू, राइट। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करें सब लोग, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आगे प्रोसीड करेंगे एसी सर्किट एनालिसिस पर। विश्वजीत कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है फिर। सो नाउ वी हैव थ्री कंडीशंस। I have a pure resistance, I have a pure inductance and I have a pure capacitance। ठीक है, हम यहां पर देखना चाहते हैं कि जब हम किसी एलिमेंट को एक प्योर साइनसॉइडल वोल्टेज दें तो उसमें करंट जो है वो कैसा बनेगा, राइट। सो ये वाला पार्ट मैं बहुत क्विकली डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। विल स्पेंड मोर टाइम ऑन sorry other parts।
So I have this voltage VT और ये वोल्टेज है Vm sin ओमेगा t। मैंने यहाँ पर फेज एंगल कितना ले लिया, 0 एज्यूम कर लिया, ठीक है। सो करंट इस रेसिस्टेंस से फ्लो होगा एंड आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि करंट कैसा बनेगा। वैसे यहां पर है दिस वोल्टेज इज VT, ये मैंने एक इंडक्टर को दिया, प्योर इंडक्टर को। अब इस करंट बनेगा एंड आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट काइंड ऑफ करंट विल इट बी एंड आई गिव द सेम वोल्टेज Vm sin ओमेगा t, साइनसॉइडल वोल्टेज है, प्योर कैपेसिटेंस है एंड आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट काइंड ऑफ करंट विल फ्लो हियर, ठीक है। सो यहां पर हम क्या रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं, यहां पर हम यूज कर रहे हैं V इक्वल टू I इंटू R। यहां पर हम क्या रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं V इज इक्वल टू L di बाई dt, और यहां पर हम क्या रिलेशन यूज कर रहे हैं, I इज इक्वल टू C dV बाई dt। सो ये रेस्पेक्टिव रिलेशनशिप्स जब आप यूज करोगे तो आप देखोगे कि जो रेसिस्टेंस है इसमें जो करंट होगा वो सेम फेज में होगा, यानी इसका फेज एंगल जो था वो 0 डिग्री था, तो यहां पर भी जो फेज एंगल है वो 0 डिग्री है, राइट। दिस Im इज इक्वल टू Vm बाई आर, V इक्वल टू IR है, मैंने सीधा यूज कर लिया, I विल बी V बाई आर, राइट। सो फेज एंगल बिल्कुल सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज रेजिस्टेंस कैन नॉट स्टोर एनर्जी। तो जब आप वोल्टेज को चेंज करोगे करंट भी उसी टाइम चेंज हो जाएगा, इंस्टैंटेनियसली इट विल चेंज। इंडक्टर में ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ करंट देखोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी Im साइन, ये वाला जो एंगल था दिस वाज 0 डिग्रीज, ये वाला एंगल जो होगा वो -90 डिग्रीज आएगा। करंट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज and the value of this current is Vm by omega L, right? करंट लैग करेगा वोल्टेज से बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, क्योंकि हमें याद है कि इंडक्टर में करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे ही वोल्टेज को चेंज करोगे तो करंट क्या होगा, थोड़ी देर बाद चेंज होगा। ये देर बाद चेंज होने वाली चीज क्या है, लैग है। सो वी से दैट द करंट इज लैगिंग सॉरी बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। और कैपेसिटर में क्या होगा, जब आप यहां पर करंट देखोगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, Im sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्रीज, राइट। सो हियर दिस Im इज ओमेगा c इंटू Vm। आप लोग चाहोगे तो ये वाला पार्ट भी हम डिराइव कर लेंगे। तो कैपेसिटेंस में क्या होगा, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज इंस्टेंटेनियसली, राइट। सो एक्चुअली द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। जब करंट में कोई चेंज आता है तो वोल्टेज में चेंज थोड़ी देर बाद आता है, या वाइस वर्सा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट में पहले चेंज आ रहा है, बाद में वोल्टेज में चेंज आ रहा है। तो वी कैन से दैट आइदर द वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट और वी से दैट द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज। सो नॉर्मली वी टॉक अबाउट द करंट, क्योंकि हमारे लिए वोल्टेज कॉज है और करंट इफेक्ट है। तो नॉर्मली वी टॉक इन टर्म्स ऑफ करंट एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज व्हेन स्पेसिफाइंग दिस रिलेशनशिप लैगिंग और लीडिंग, ठीक है। तो रेसिस्टेंस में क्या है, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। प्योर इंडक्टर में क्या है, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, और प्योर कैपेसिटेंस में द करंट लीड्स the voltage by an angle of 90 degrees, right? So we'll continue this discussion